लेक्चर नंबर 3। ओके, तो पिछले क्लास को हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हीट का इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने कहा था कि अगर आप हीट देंगे तो सब्सटेंस में इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इंटरनल एनर्जी में कौन कौन बढ़ सकती है? अगर पोटेंशियल वाला हिस्सा बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे फेज में ट्रांसफर होगा। मतलब सॉलिड से वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से वो गैस हो सकता है। या फिर वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा सकता है, और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़े हुए टेम्परेचर के रूप में आपको दिखेगी। लेकिन एक बात आप हमेशा ये मान के चलें कि ये दोनों काम एक साथ नहीं होगा। आइदर आपका बॉडी का फेज चेंज होगा या फिर बॉडी की टेम्परेचर बढ़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सॉलिड को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करता रहेगा। कब तक राइज करेगा? जब तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। और एक बार जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसका फेज चेंज करेगा और वो मेल्ट होके अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। और जब तक लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा तब तक हीट आप देते भी रहोगे तो भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएगा। और एक बार जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फिर अगर हीट देते रहोगे तो फिर लिक्विड के फॉर्म में उसका टेम्परेचर और बढ़ना शुरू होगा। और उसके बाद तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि फिर एक पॉइंट ना आ जाए जिसे हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो आपका है वहां पे जाके वो फिर से अपने फेज को ट्रांसफॉर्म करेगा और वो बन जाएगा आपका गैस में। और फिर उस दौरान भी आपका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। तो ये बात आप बिल्कुल अपने पास ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम कैलोरीमेट्री क्यों है? क्योंकि हम लोग कैलोरीमेट्री में यही काम करेंगे, हीट के अमाउंट को हम लोग जो है मेजर करेंगे। ये जो मेजरमेंट है दैट्स व्हाई इसका नाम, इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया है आपका? कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे। तो अपने को ये पता चल गया कि हीट से दो काम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और फेज चेंज होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं उन टर्म्स के बारे में बात करूंगा जिनका लेना देना टेम्परेचर के बढ़ने को लेके है। मतलब उन टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस हीट के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे जो हीट टेम्परेचर बढ़ने में, चाहे वो लिक्विड फेज में हो, चाहे वो गैस फेज में हो या फिर सॉलिड फेज में हो, तो जो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने की बात करेगा उससे रिलेटेड टर्म जो होंगे उसको हम लोग एक तरफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फेज के चेंज के दौरान कितना हीट खर्च होगा और उस हीट के कैलकुलेशन के लिए अलग पढ़ेंगे। और फिर दोनों को हम लोग एक साथ प्रोसेस में भी देखेंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ हीट जब हमारा टेम्परेचर चेंज होने वाली बात होगी, ठीक है ना। अभी फेज चेंज होने की बात नहीं की जाएगी, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हीट से हमारा क्या चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर। ओके, चलो। तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर आप देंगे, अगर आप हीट देंगे, कल को एक स्टेटमेंट आता है कि हीट देने से क्या टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो जवाब है नो, नहीं भी बढ़ सकता है, जैसा कि फेज ट्रांसफर के दौरान होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला असर पढ़ने वाले हैं, चेंज इन टेम्परेचर बाय सप्लाई, ठीक है ना। अब जब सप्लाई की बात करेंगे ना बच्चों तो एक्सट्रैक्ट की बात भी होगी। मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि जो चीज तुम्हें हीट के सप्लाई करने पे दिखती है उसका ठीक उल्टा हीट के निकालने पे भी दिखेगी, ये दिमाग में रखना, बाय सप्लाइंग हीट। अब इस प्रोसेस से रिलेटेड चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे जो हम लोग को कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पॉइंट नहीं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके प्रॉब्लम्स में आपको मदद करेगा। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें सबसे पहला टर्म जिसको लेके आज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे वो टर्म है बच्चों स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको एस से भी डिनोट करते हैं बच्चों। और इसका एक और नेम हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बजाय सीधा इसको शॉर्ट फॉर्म में स्पेसिफिक हीट भी लिखा हुआ रह सकता है। ध्यान देना, क्वेश्चन में या तो पूरा लिखा हुआ रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सीधा क्या लिखा हुआ रहेगा बच्चों, स्पेसिफिक हीट। इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से। अब इसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लें कि कैसे क्या है नहीं है, तो यहां तक पहुंचते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इस पे हम लोग भी आएंगे। एक चीज समझो कि अगर किसी बॉडी को हीट करना है, मतलब उसके टेम्परेचर को राइज करना है, तो जो हीट का सप्लाई होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, पहले ये दिमाग लगाओ। आप खुद सोचो, सबसे ऑब्वियस मतलब सबसे जो आसानी से समझ में आने वाली चीज है वो ये है कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते समय जब तुम हीट दोगे तो वो हीट का जो अमाउंट है उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। पक्की बात है। आप खुद सोचो कि एक आयरन का छोटा सा बॉल है और एक आयरन का बहुत बड़ा बॉल है, तो दोनों को अगर हीट करते हैं सेम टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए, तो क्या तुम्हें लगता है दोनों को सेम हीट देना पड़ेगा? जो छोटा सा स्फीयर है वो बहुत कम हीट में ही गर्म हो सकता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, उसको उतना एनर्जी देने के लिए, उस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना होगा। तो सबसे पहली बात यह हो गई कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को, जैसे मान लो इस बॉडी को क्या देना है मेरे को, हीट। बॉडी को क्या देना है, हीट। तो बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आएगा, दिस इज हीट। और ये हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। और बॉडी का जो मास है दोस्तों, ये मास m है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि यहां पे जो आपका Q है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मतलब किसी बॉडी को जब आप हीट कर रहे हो तो उसको कितना टेम्परेचर, उसको कितना हीट देना पड़ेगा, ये उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, एज यू कैन सी। ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी का अगर मान लो मास, ठीक है मास दिया हुआ है, अब किस बात पे डिपेंड करेगा? तो सुनो, एक दो आयरन का बॉल अब ले लेते हैं, दोनों का साइज सेम है। एक के टेम्परेचर को 5 डिग्री से चेंज करना है और दूसरे के टेम्परेचर को 50 डिग्री से चेंज करना है, तो आप बताओ किसमें ज्यादा हीट लगेगा? तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल है, 5 से जिसको चेंज करना होगा बस 5 से ही चेंज करना होगा, तो उसके केस में थोड़ा कम हीट भी से भी काम चल जाएगा। और जिसमें 50 डिग्री से एलिवेट करना होगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज लाना होगा, वी हैव टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ हीट। जितना ज्यादा चेंज चाहिए आपको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर हो गई कि जो सप्लाइड हीट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी क्या बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो यानी हीट बॉडी के मास पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ हीट जो है बॉडी के चेंज इन टेम्परेचर पे भी, कितना हीट देना, ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो इसका मतलब है Q डिपेंड कर रहा है M पे भी और Q डिपेंड कर रहा है डेल्टा T पे भी। क्लियर है? अब देखो यहां पे, अब प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो फॉर दैट वी नीड ए कांस्टेंट। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे कांस्टेंट हम लोग लेने वाले हैं, यहां पे कांस्टेंट लेंगे, देखो क्या होगा वो। सो Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T।
अब ms डेल्टा t है ना, ms डेल्टा t। तो बच्चों अब देखो, कहोगे कि सर ये क्या आ गया s, तो ये s वही कांस्टेंट है जो इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट किया। अब इस s के बारे में हम लोग यहां ढंग से बात करेंगे। तो बच्चों ये s तो वही हो गया ना आपका जो लिखा मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q इक्वल्स टू ms डेल्टा t आपका यहां पे एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। किसी बॉडी को कितना हीट देना पड़ेगा, इसके लिए बॉडी का मास अपने को पता होना चाहिए, बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है बच्चों, तो डेल्टा टी है TF माइनस TI, TF माइनस TI फाइनल टेम्परेचर जब हीटिंग करना बंद करोगे, और माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चलो अब बात करते हैं यहां पे S की। तो S जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और अगर इसका डेफिनेशन बनाए तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो S इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। अब देखो इसका मतलब है कि S इक्वल टू Q कब होगा, तो S इक्वल टू Q कब होगा, S इक्वल टू Q तभी होगा जब M होगा आपका 1 और डेल्टा T भी होगा आपका 1, अगर सेल्सियस में करें। अच्छा एक बात और, यहां डेल्टा T जो है वो सेल्सियस में रखोगे या केल्विन में, तो मैंने आपको कल ही लिखवा दिया था कि सेल्सियस या केल्विन दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम ही आता है। 4 केल्विन का डिफरेंस लिखो, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस, और डिफरेंस सेल्सियस में लो या केल्विन में लो सेम आता है, तो उससे कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अगर SI में लिखना चाहते हो तो यहां लिखना होगा तुम्हें 1 kg, और यहां लिखना होगा आपको 1 केल्विन। हालांकि डिग्री लिखने से भी दिक्कत नहीं है। सीजीएस में लिखना चाहते हो तो 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप SI में भी लिखो तो भी आप 1 kg 1 केल्विन लिख सकते हो, ठीक है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, इसको लेके झगड़ा नहीं है, समझ गए ना। चलो अब कैसे, तो S बराबर Q कब हुआ, S इक्वल टू Q तब हुआ जब M का भी वैल्यू 1 लिया हमने, डेल्टा T का भी वैल्यू 1 लिया। तो देखो इसको ना हम लोग एक डेफिनेशन बनाते हैं, S इज द अमाउंट ऑफ, अब देखो S क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, S इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट must be supplied to unit mass of any body to change its temperature by 1 Kelvin या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा छोटा लिख दिया हमने, आप देख लेना। तो देखो S का डेफिनेशन क्या होगा, S इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी सप्लाइड टू यूनिट मास ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। S हीट की वह मात्रा है जिसे बॉडी में सप्लाई करना जरूरी है, ताकि 1 ग्राम का कोई बॉडी हो, अगर सीजीएस में बात कर रहे हैं, या आप अगर बात करते हैं SI में तो 1 किलोग्राम के बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन से हीट करने के लिए, ठीक है। अब सवाल है कि S की वैल्यू जो है क्या वो क्वेश्चन में दी जाती है, और ये किस बात पे डिपेंड करती है। तो सुनो, पहली बात है कि S को हम लोग यहां पे कांस्टेंट मान रहे हैं। S हमारा किसका काम किया है, कांस्टेंट का। तो S अगर कांस्टेंट का काम किया, अभी आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं साफ साफ सब कुछ लिखता हूं। तो दोस्तों हम लोग फिर से उसके बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो पहली बात यह है कि इसका जो हमने अभी डेफिनेशन बनाया कि यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या यूनिट केल्विन को इंक्रीज करने में जो आपको हीट देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये S क्या है, ये S किस चीज पे डिपेंड करता है। पहली बात, ये S जो है दैट डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि देखो, आयरन, एल्यूमिनियम, वुडन, प्लास्टिक, वाटर, हर एक चीज जो अलग अलग है, इन सभी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो अलग अलग है। नाम से ही पता है, स्पेसिफिक मतलब खास, पर्टिकुलर, और हीट कैपेसिटी, समझ गए ना बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर लें, तो मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है बच्चों, वो कम होती है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, वो कम हीट पे ही ज्यादा गर्म हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर चेंज दिखाएगा। कैसे? सो देखो, अगर मान लो तुम्हें फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, तो डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई m इंटू s। ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ms को उधर भेज दें। अब सीधी सी बात है, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना कम होगा, उसमें चेंज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा दिखेगा सेम हीट के लिए। ये S जितना कम होगा, चेंज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा दिखेगा। तो तुम खुद सोचो कि अगर तुम सनलाइट में, अगर तुम एक आयरन का कोई बॉल रख दो और फिर वुडन यानी प्लास्टिक का या लकड़ी का किसी भी दूसरी चीज का रख दो, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? तो आप देखते होंगे कि आयरन वाला जो है, वो मेटल जो है वो जल्दी हीट हो जाता है। उसकी वजह यह है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका वजह है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, वो सेम हीट के लिए ज्यादा टेम्परेचर में चेंज दिखाएगा। जैसे वाटर पानी जो है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉर्मल किसी लिक्विड से ज्यादा होती है, तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। पानी को हीट करने के लिए, पानी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, वाटर के टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमें ढेर सारा हीट देना पड़ता है। मतलब वाटर बहुत सारा हीट खाने के बाद भी अपने टेम्परेचर को क्या रखता है, स्टेबलाइज। उसकी वजह है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर है? तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी के मास से इसको कोई लेना देना नहीं है। बॉडी के मास से मतलब नहीं है इसको। 1 ग्राम आयरन ले लो, 10 ग्राम आयरन ले लो, 100 ग्राम आयरन ले लो, जब तक तुम आयरन ले रहे हो तो सभी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहेगा, सेम। जैसे डेंसिटी आपका सेम होता है, डेंसिटी तो एक आप समझो कि मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी नेचर पे डिपेंड करता है कि आयरन है या फिर नॉन मेटल है, क्या है, नहीं है। ठीक इस तरीके से ही ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। फिर नेक्स्ट देखो, जनरली। अब देखो मैंने टर्म यूज कर दिया जनरली, मीन्स देयर विल बी एक्सेप्शन। जनरली कहने का मतलब होता है प्रायर, नॉट एक्सक्लूसिवली। तो मैंने इसलिए यहां इसको मैं रब कर देता हूं, बाद में मैं लिखवा दूंगा वाटर वाली बात को वो अलग तरीके से। देखो यहां पे क्या मैं लिखने जा रहा हूं, जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of substance does not depend on temperature of body। देखो भाई, अगर आयरन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर आयरन हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आयरन हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप हीट देते जाओ, टेम्परेचर राइज करता जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या लेनी है आपको, सेम। लेकिन इसके एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हम लोग को अभी यहां करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उसने टेम्परेचर पे डिपेंड करवा दिया है। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का डिपेंडेंट है, ध्यान सुनो इस पॉइंट को। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है,
तब तो आप वहां पे कंसीडर करोगे और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग प्रॉब्लम बनाते समय देखेंगे, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। लेकिन अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे वहां पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी जाएगी आप उसे कांस्टेंट मान के चलेंगे, आप उसे कैलकुलेशन के दौरान अलग अलग टेम्परेचर पे बदलेंगे नहीं, आपके लिए वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्लियर है ये पॉइंट? तो याद रखना कि ये तभी इसको वेरिएबल मानना है जब ऐसा करने को क्वेश्चन में कहा जाए, अदरवाइज को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। और ये सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे एक पॉइंट और है। अब जैसे हमने लिखा कि नेचर ऑफ सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस का नेचर, उसके ऊपर एस डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज और है, मान लो कि जैसे H2O की बात करें तो H2O तो वाटर का फॉर्मूला हो गया, तो ये आइस का भी फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे, आइस भी तो H2O ही है। सॉलिड में, वाटर हो गया लिक्विड में, और स्टीम हो गया आपका गैस में। तो H2O की बात कर रहे हैं तो देखो इसके 3 अलग अलग फेज है। तो सवाल ये है कि इन तीनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा या अलग अलग होगा। हालांकि नेचर की बात करोगे तो मॉलिक्यूलर जो इनकी बनावट है वो तो सेम है, सब में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके बावजूद इनका फेज अलग अलग है, एक ही सब्सटेंस के फेज अलग अलग हैं। तो यहां पे देखो क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस का फेज बदलता है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। समझ गए ना? तो कम से कम हम लोग आइस का, वाटर का और स्टीम का ऐसे भी हमें याद रखना है। तो मैं यही चीज आपको बोलने जा रहा हूं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में केवल स्पेसिफिक हीट लिखूंगा, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ सब्सटेंस के फेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट देखते हैं। तो बच्चों इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? तो एस इक्वल टू क्या था अपना, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, एस इक्वल टू ये था। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट तो बहुत सिंपल है बच्चे, Q की यूनिट एसआई होती है जूल, मास की हो गई केजी और टेम्परेचर का हो गया केल्विन। तो इसकी एसआई यूनिट हो गई जूल पर केजी पर केल्विन। और अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा कैलोरी, केजी के जगह पर ग्राम है ना, केजी के जगह ग्राम लिख देंगे, और यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसा यूनिट की बात अगर करेंगे तो जूल, केजी और क्या हो जाएगा आपका केल्विन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको कि इन तीनों का वैल्यू कम से कम आपको हमेशा याद होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। प्रॉब्लम में हालांकि दिया हुआ रहता है हर एक का वैल्यू, लेकिन इन तीनों का तो आप हमेशा टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए आपके। तो आइस का होता है दोस्तों 0.5, सीजीएस में मैं लिख रहा हूं 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का कितना हो गया जो दोस्तों 0.5। वाटर का होता है बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टीम का होता है इसका 0.48, 47 या 0.5 भी ले सकते हो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में याद रखेंगे इतनी चीजें। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो फाइनली दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। तो मेरे पास, हम लोगों के पास ये फॉर्मूला आ गया Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, अगर मान लो ये तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट दिया हमने इन डिफरेंशियल फॉर्म, जब भी हम लोग ऐसे लिखे इन डिफरेंशियल फॉर्म
जब भी मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब छोटा सा हीट, छोटा सा टेम्परेचर, बहुत स्मॉल अमाउंट आपने हीट का दिया और टेम्परेचर में भी बहुत छोटा चेंज आया। तो डिफरेंशियल फॉर्म में यही हो जाएगा आपका dq इक्वल्स टू ms इंटू dt। आ रही है बात समझ में? ये बहुत स्मॉल अमाउंट का हीट हो गया तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में चेंज भी क्या होगा, बहुत छोटा। अच्छा एक बात और, अगर ये हीट देने से टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप हीट देने के बजाय हीट अगर बॉडी से निकालोगे तो आपका टेम्परेचर इसका क्या होगा, फॉल होगा। तो उस केस में आप खुद, उस केस में साइन कन्वेंशन क्या है कि जब हम लोग हीट बाहर निकालते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड, जब हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे फिजिक्स में हम लोग उस हीट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्लियर है? उस हीट को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली देख लो, और उस केस में ये भी तुम समझ जाओ कि टेम्परेचर आपका फॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली TF छोटा होगा TI से। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला में आपका फिर से एडजस्ट हो ही जाएगा। तो इसे Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T लिखोगे, है ना? तो ऑटोमेटिकली ये Q कैसे नेगेटिव आएगा, मान लो ये सारा वैल्यूज तुम रखोगे तो ये सारा वैल्यूज रखोगे M इंटू S TF माइनस TI। ओके, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जब वैल्यूज रखोगे तो आपका अगर फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा, तो Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और Q की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है इतना हीट वहां से क्या कर लिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। समझ गए ना? और अगर आप पहले ही यहां पे लिख दोगे हीट एक्सट्रैक्टेड, मतलब यू आर कंसिडरिंग कि दिस इज नेगेटिव, तो माइनस Q इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे, तो इन दैट केस TF, तो उस माइनस को अगर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा TI माइनस TF। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक काम करें कि इस माइनस को अगर इधर ले आए, है ना, अभी Q इक्वल्स टू ये, तो उस माइनस को इधर ले आए तो माइनस Q, तो माइनस Q जो है ये हीट एक्सट्रैक्टेड हो गया, इज इक्वल टू MS TI माइनस TF। तो माइनस Q का मतलब हो गया हीट एक्सट्रैक्टेड। आ रही है बात समझ में? तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हीट एक्सट्रैक्टेड 20 जूल है तो फिर से माइनस मत लिख देना, इस माइनस का मतलब ही हो गया वो माइनस एडजस्ट होके आ चुका है, तो यहां सिर्फ क्या लिखेंगे, 20 जूल। अगर इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप सीधा सीधा यही लिखो और यहां से भी आपका आंसर सेम आएगा। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? तो बस आप ये याद रखना कि हीट जब एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो हीट एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि टेम्परेचर फॉल करेगा और एक्सट्रैक्टेड हीट का जो हम लोग साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक चीज समझो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज हालांकि लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों सब्सटेंस के फेज के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल इसका हम लोग सॉलिड और लिक्विड के लिए करते हैं। गैस के लिए कुछ और टर्म एक बना लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सो सुनो। देखो इसमें थोड़ा केमिस्ट्री तुम्हारा इन्वॉल्व है। जैसे गैस और सॉलिड के जब मास को हम लोग को बताना होता है तो हम लोग ग्राम्स में या किलोग्राम्स में बताते हैं, और जबकि गैस के केस में मास के लिए एक और यूनिट लेके आते हैं, मोल, है ना। नॉर्मली ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन कोई भी गैस की बात करते हो तो उसके अमाउंट को दिखाने के लिए तुम किलोग्राम या ग्राम्स की बजाय ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो क्या बोलने में, मोल्स बोलने में। और जबकि यहां पे जब बात करते हैं तो यहां पे कहने का मतलब सॉलिड और लिक्विड के लिए तो हम लोग किलोग्राम्स में बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये मास के लिए जो डिफाइन किया गया वो यूनिट मास के लिए डिफाइन किया गया, यानी मास किलोग्राम और ग्राम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब एक काम कर सकते हैं, गैस के लिए हम लोग मोल्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। जैसे यहां पे हमने डिफाइन किया कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम मास को हीट करने में जो हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग मोल के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं कि 1 मोल के सब्सटेंस को इतने डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट लगेगा उसको हम लोग बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी।
हालांकि इस चैप्टर में इसके प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं आएंगे। हम लोग जब पढ़ेंगे, जब मैंने चैप्टर की आपकी लिस्ट लिखवाई थी आपको, तो बताया था कि केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसका यूज ज्यादा आएगा, गैसेस के बारे में वहां पढ़ना है। लेकिन चूंकि यहाँ टर्म हम लोग लिख रहे हैं तो इस टर्म को भी हम लोग यही मेंशन करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे ज्यादा यूज होने वाला वो ग्राम और किलोग्राम के टर्म्स में जो भी हमने डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट, उसी के बारे में बात होगी, लेकिन डेफिनेशन के लिए हम लोग उसको भी लिखेंगे। तो ये क्या टर्म है बच्चों? तो ये टर्म है मोलर हीट कैपेसिटी। देखो ध्यान से देखो, मोलर हीट कैपेसिटी, ब्रैकेट में हमने लिख लिया C। क्या लिख लिया यहां पे? C। जैसे उसको S से डिनोट करते हैं, इसको C से। अब ये क्या है? देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of any gaseous sample। गैसियस, या अगर तुम इस जिद पे आ जाओगे कि नहीं मेरे को लिक्विड और सॉलिड के लिए भी करना, तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सोडियम है, तो या तो तुम उसके 1 मोल का वेट बता सकते हो, शायद 23 ग्राम होता है, या 23 ग्राम में बात कर सकते हैं, या 1 मोल में बात कर सकते हैं। तो वहां भी कर सकते हैं, यहाँ भी गैस के सबके लिए कर सकते हैं। गैसियस सैंपल, एनी गैसियस सैंपल, या ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं लिक्विड और गैस सॉलिड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों हम लोग किसके लिए करते हैं? गैसियस सैंपल के लिए। So it is the amount of heat required to increase the temperature of any gaseous sample to raise its temperature, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। समझ गए ना दोस्त? तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। तो जैसे अभी हमने लिखा कि Q प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो यहां पे गैस के लिए हम लोग या कोई और के लिए अगर मास को अगर मोल्स के टर्म में बात करेंगे तो Q इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना मोल्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, आपका डेल्टा T वैसा ही का वैसा रहेगा। और तीसरा जो चेंज इन टेम्परेचर है, और तीसरा क्या आ जाएगा? C, जो कि कांस्टेंट का काम करेगा। तो Q इक्वल टू NC डेल्टा T। तो जो हमने वहां ms डेल्टा T लिखा, यहां पे हमने लिख दिया NC डेल्टा T। तो ऑटोमेटिकली C इक्वल्स टू Q अपॉन N डेल्टा T। अब डेफिनेशन में देखो, अगर N की वैल्यू 1 हो और डेल्टा T भी 1 हो, तो जाके आप बोल सकते हो C इक्वल्स टू Q। और वही चीज मैंने लिखा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी गैसियस सैंपल टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, है ना? तो ये अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी गैसियस सैंपल के 1 डिग्री से बढ़ाने में लगता है। किसी गैसियस सैंपल के, यहां छूट गया एक चीज, 1 मोल, ठीक है ना, उसके 1 मोल को करने में। तो अभी आप ये फॉर्मूला लिख लो, लेकिन इस चैप्टर में इसका यूज हम लोग को नहीं आने वाला है। ये मैंने बस लिख दिया है कि जैसे ms डेल्टा T होता है वैसे NC डेल्टा T होता है। अगर मास केजी के टर्म में दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल्स के टर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट लिख लो। तो दोस्तों, नेक्स्ट टर्म है, बहुत मजेदार है, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, ठीक है, या इसका नाम हीट कैपेसिटी भी होता है। हीट कैपेसिटी। अब इसको आप कंफ्यूज मत कर जाना, इसको आप किसी भी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कंफ्यूज मत करना। वो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका पूरा नाम था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड इट इज जस्ट हीट कैपेसिटी। और अनदर टर्म इसके लिए है थर्मल कैपेसिटी।
तो ये क्या है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द गिवन सब्सटेंस। अब कहोगे ये क्या हुआ, क्या इसका मतलब हुआ? ये एक टर्म है, बस एक टर्म है जो बार बार आपको क्वेश्चंस में आता रहेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या टर्म है बच्चों? तो H इक्वल्स टू, इसको H से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, H इक्वल्स टू m इंटू s, यानी किसी भी बॉडी के मास को अगर उसी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, H, और जो क्या होगा, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। तो जब कभी भी बच्चों थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका आपको मतलब ये लेना है कि आपको कुछ और नहीं बल्कि उसके मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्लियर है? और इसकी जो SI यूनिट होगी, इसकी जो SI यूनिट होगी तो ऑटोमेटिकली देखो मास केजी है ना, मास के लिए केजी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या भी बताया था, जूल पर केजी पर केल्विन। तो भाई यहां से केजी केजी कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया जूल पर केल्विन। या अगर सीजीएस की बात करेंगे, ठीक है, सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस में ये सिंपल क्या हो जाएगा, तो सीजीएस में ये हो जाएगा आपका जूल की जगह कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों थर्मल कैपेसिटी बहुत छोटा सा टर्म था, इट इज नथिंग, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ द गिवन बॉडी एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? तो चलो इसे लिख लो, ये कोई खास नहीं था लेकिन ये टर्म आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है अपना वाटर इक्विवेलेंट। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हम लोग को ये पढ़ना है, इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं MW से। अब ये वाटर इक्विवेलेंट भी एक टर्म है, ये सब न्यूमेरिकल टर्म है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम लोग, नेक्स्ट क्लास तो अपना न्यूमेरिकल पे ज्यादा होगा, उसमें आप देखेंगे इन सब का हम लोग यूज करेंगे। तो जो बच्चों वाटर इक्विवेलेंट है ये क्या है, तो देखो बहुत सिंपल है। अब इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लोग समझाते हैं लेकिन देखो तुमको मैं एकदम आराम से समझाता हूं। मान लो यहां एक कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी, और यहां मान लो वाटर, ये कोई भी बॉडी है, ये है वाटर। अगर किसी बॉडी का मास है m, ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S, और मान लो वाटर का मास है MW, ओके, एक वाटर का सैंपल भी ले लिए, और वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी है SW, तो इसकी थर्मल कैपेसिटी कितनी हो गई, H इक्वल्स टू MS, और इसकी थर्मल कैपेसिटी कितनी हो गई, HW इक्वल टू MW इंटू SW। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी होती है जस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। तो मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। अगर एक बात बताओ कि अगर इस बॉडी की थर्मल कैपेसिटी और इस वाटर की थर्मल कैपेसिटी सेम हो जाए, यानी MS वाला फैक्टर दोनों का सेम हो जाए, तो दोनों का बिहेवियर तो सेम ही आएगा, क्योंकि Q इक्वल्स टू देखो MS डेल्टा T, तो डेल्टा T इक्वल्स टू क्या है, Q बाई MS। अगर किसी का MS सेम हो जाएगा तो सेम हीट के लिए सेम टेम्परेचर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। मान लो कि अगर इसका MS और इसका MW SW बराबर है, तो अगर इसको भी तुम Q अमाउंट दिए तो इसमें टेम्परेचर में चेंज आया डेल्टा T, तो इसको भी अगर वही हीट दोगे तो वही चेंज डेल्टा T का आएगा कि नहीं आएगा। बस शर्त क्या होगा हमारा, प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड ms इक्वल टू mw/sw। तो हम कह सकते हैं इस बॉडी के जगह हम वाटर को रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि बॉडी का बिहेवियर और वाटर का बिहेवियर सेम हो जाएगा। बस शर्त क्या होनी चाहिए, दोनों की थर्मल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। और इन सीजीएस यूनिट में देखो, सीजीएस यूनिट में तुम जानते हो SW का वैल्यू तो 1 होता है। अरे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है सीजीएस यूनिट में ms इज इक्वल टू सिर्फ mw लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, क्योंकि SW कहां गया, तो SW का वैल्यू कितना है 1, तो वो दिखेगा नहीं। तो अब देखो क्या होगा, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा एक बॉडी है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। क्या लिखा हुआ है, एक बॉडी है जिसकी वाटर इक्विवेलेंट कितनी है 20 ग्राम। तो इसका मतलब समझे क्या दे दिया, वो वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम का मतलब हो गया, ये अगर 20 ग्राम दिया इसका मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई है ही, तो अल्टीमेटली उस बॉडी का क्या दे दिया आपको, थर्मल कैपेसिटी। क्या दे दिया आपको, थर्मल कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो mw है, यहां पे कौन, mw, ये mw क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब इसको मैं सीधी सी बात है, वाटर इक्विवेलेंट किसी बॉडी का देने का मतलब है उस बॉडी का m इंटू एस का प्रोडक्ट आपको दे दिया। लेकिन कौन से यूनिट में, सिर्फ सीजीएस में, क्योंकि सीजीएस यूनिट में ही SW का वैल्यू क्या होगा 1। तब तुमको ग्राम्स में भी दिया रहेगा तो समझ जाना कि ms दिया हुआ है। अब मैं इसके क्वेश्चन अभी तुरंत करके दिखाता हूं तो तुमको समझ में आएगा। अब इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। मान लो कि लिखा हुआ है कि ए बॉडी हैज वाटर इक्विवेलेंट 30 grams। कैलकुलेट heat supplied to increase its temperature from 15 degree centigrade to 45 degree centigrade। कितना सिंपल है। फॉर्मूला भी हमने क्या सीखा, Q इक्वल टू ms डेल्टा T, यही फॉर्मूला अपने को पता है। अब इसमें जो ये ms है, ठीक है ना, ये ms है, ये इसकी क्या है, थर्मल कैपेसिटी। और थर्मल कैपेसिटी जो ms है वो mw के बराबर होती है, वाटर इक्विवेलेंट के बराबर होती है। 1 यहां छुपा हुआ है सीजीएस यूनिट में, तो ग्राम्स ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है आपको 30, तो सीधा इसके ms के जगह 30 पुट कर दो। और टेम्परेचर में चेंज तो कहां से कहां कर रहा है, 15 टू 45। तो यहां पे फाइनल टेम्परेचर 45 हो गया, इनिशियल 15 डिग्री हो गया। तो यहां पे हम लोग 30 इंटू 30, दिस इज 900 कैलोरी। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से बच्चों यहां पे देखो, ये जो आ गया अपना कितना आ गया 900 कैलोरी। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। और वाटर इक्विवेलेंट का जो मीनिंग है वो आप यहां से समझ सकते हो। ओके दोस्तों, चलो राइट डाउन कर लो इसको। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी को अगर तुमने हीट दिया, ये बॉडी है, इसे अगर तुमने हीट दिया, क्या दिया, हीट, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज तो कर ही रहा था, लेकिन इसका फेज भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फेज भी चेंज हो सकता है, मतलब कि इसका स्टेट ऑफ मोशन, इसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकता है। तो फेज चेंज होने को ही हम लोग बोलते हैं फेज का ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात आप याद रखना, कितना भी हीट सप्लाई कर दो
बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो हीट हम लोग देते हैं उसको, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। कौन सा हीट बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट। जिस हीट को हम लोग फेज ट्रांसफर के दौरान देते हैं उसको लेटेंट हीट, मतलब कि गुप्त उष्मा अगर हिंदी में बोला जाए तो, ठीक है ना। तो सीधा बोल सकते हैं हम लोग द हीट सप्लाइड टू एनी बॉडी ड्यूरिंग इट्स फेज ट्रांसफर is known as latent heat। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंट हीट। अब देखो, अब ये फेज के ट्रांसफर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो देखो कितने टाइप के हो सकते हैं। आपका कब कब ट्रांसफर आपको दिखेगा डे टू डे लाइफ में, सॉलिड से क्या होगा आपका, लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी के मेल्ट होने का, जैसे आइस के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, अगर आप इसे हीट देते हो तो। ठीक, इसका उल्टा भी होगा, ये लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप हीट निकाल लेते हो तो। जितना हीट से ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, उतना ही हीट अगर निकाल लोगे तो ये वापस सॉलिड बन जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट है वही टेम्परेचर यहां पे मेल्ट होने के बाद भी रहेगा, टेम्परेचर में बदलेगा नहीं। लेकिन इस प्रोसेस के लिए अगर ये मेल्टिंग कहलाएगा तो लिक्विड जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसके लिए ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये जो आपका कन्वर्ट हुआ सॉलिड से लिक्विड और या हीट निकाल लेने पे लिक्विड से सॉलिड, ये हुआ 0 डिग्री पे ही। 0 डिग्री पे ही अगर हीट दिए आइस को तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और 0 डिग्री पे ही अगर वाटर से हीट ले लिए, वापस ले लिए, तो वाटर से क्या हो गया, सॉलिड। क्लियर है ना, ये दोनों काम एक टेम्परेचर पे ही होता है। तो लेकिन बस है कि अगर सॉलिड से लिक्विड आ रहे हो तो वो टेम्परेचर मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो तो जो है वो क्या कहलाता है आपका, फ्रीजिंग। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहां पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एक तो ये होगा, ठीक है। प्रोसेस का और भी ढेर सारा नाम है। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन हुआ, दिस कन्वर्जन of solid to liquid, liquid is known as मेल्टिंग, है ना, बहुत सिंपल है, मेल्टिंग। और इस दौरान जो हीट लगेगा उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले इतना लिखो, फिर मैं उसके बारे में लिख रहा हूं। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं LF से। किससे डिनोट करेंगे, LF से। तो ये हीट कैसे डिफाइन होगा, तो देखो, अगर आपने किसी बॉडी को जो कि सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट
amount of heat given to any solid, अगर निकालने वाली बात होती तो लिक्विड से निकालते हैं, मतलब इसी अमाउंट को देने की बात करें, टू एनी सॉलिड सब्सटेंस एट इट्स melting point to convert it into liquid. ये वह अमाउंट है जो आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को, ठीक है ना, आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड में। तो सीधी सी बात है, यहां भी जो हीट सप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, m के, अरे बराबर बोल रहे, प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा, खुद सोचो, छोटा सा आइस मेल्ट करवाना आसान, बहुत ज्यादा आइस मेल्ट करवाना टफ। तो इसका मतलब है कि जो हीट सप्लाई करोगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के, यहां भी मास के। और प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, और ये जो कांस्टेंट हुआ, यही कांस्टेंट क्या कहलाया, LF। ये टोटल हीट हो गया, और ये LF जो हो गया, LF को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, Q/M। अगर M आपका यूनिट मास होगा, यूनिट मास, तो LF जो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा, वो हीट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। और ये LF जो है हर एक सब्सटेंस का दिया होता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग होती है, समझ गए ना दोस्त। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका बच्चों, तो ऐसा यूनिट देख लो, जूल बाय केजी, तो जूल पर केजी। और सीजीएस में सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम, जूल की जगह कैलोरी और केजी की जगह। अब एक का कम से कम हम लोग याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे आइस का। अच्छे से देख लो बच्चे, 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब समझ में आया। 1 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए होगा, 80 कैलोरी। तो अगर तुम आइस से वाटर बनाओगे, बहुत सिंपल है, आइस से अगर वाटर बनाओगे तो सीधी सी बात है, आपको अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, 2 ग्राम रहेगा तो कुछ नहीं है, आपके पास फॉर्मूला आ गया, L इंटू M, 2 ग्राम है तो यहां 80, 2 इंटू 80 160, 3 ग्राम्स है तो 3 इंटू 80, क्योंकि 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए, 80 कैलोरी। और अगर यहां सप्लाई करना होगा और वापस अगर लाना है, अगर वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, आइस में, तो इतना ही आपको वहां से हीट निकालना होगा। बात समझो, अगर 1 ग्राम आइस में 80 कैलोरी डाले तो वो वाटर बन गया, और वाटर में से अगर 80 कैलोरी निकाल लिए तो 1 ग्राम वाटर जो है वो क्या बन गया, आइस। 2 ग्राम रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट हो गया, जो यहां से टेक अवे, आप ये याद करके आगे बढ़ जाओगे, Q इक्वल टू MLF, ठीक है ना। जिसको आपको मेल्ट करना है या सॉलिड को, उसका मास यहां लिखोगे, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसको वहां पे पुट कर देना है। ठीक है बच्चों, फटाफट लिखो इसको। तो दोस्तों अब एक आखिरी टर्म और देखते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है, हम लोग को एक और कन्वर्जन करना है, लिक्विड से क्या बनाना है, गैस, है ना। अब लिक्विड से गैस किस टेम्परेचर पे बनेगा, तो जैसे वहां मेल्टिंग था, यहां होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो, तब अगर उसको हीट सप्लाई करोगे तो हीट सप्लाई करने से वो क्या बन जाएगा, गैस। और टेम्परेचर आपका सेम रहेगा पूरे प्रोसेस में। जैसे कि वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वाटर, ठीक है, अब इसको तुमने सप्लाई किया हीट, तो ये आपका बनेगा स्टीम। स्टीम बनेगा, तो स्टीम जो बनेगा, तो
तो ये स्टीम का भी टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही, टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन अब इसका तुम समझ रहे हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टीम गैस बन गया है। तो ये जो कन्वर्जन है ये प्रोसेस कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा लिक्विड से गैस बनना, वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा बच्चों? वेपोराइजेशन। इसका उल्टा भी होगा, उल्टा को बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। अगर हीट देने से ये वाटर से स्टीम में बन गया, तो स्टीम से अगर हीट ले लोगे तो स्टीम से वाटर बन जाएगा, वाटर से स्टीम बना तो वेपोराइजेशन, और स्टीम से अगर हीट ले लिया तो कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहां कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहां जो टर्म यूज करते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको एलवी से डिनोट करते हैं। तो बात वही है कि अगर किसी बॉडी को अगर आपको कन्वर्ट करना है, किसी लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, तो जो हीट चाहिए वो पहले तो उसके मास के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लिक्विड होगा मास में, उतना ज्यादा हीट आपको चाहिए। और फिर कांस्टेंट के लिए आप एलवी इस्तेमाल करोगे, एक कांस्टेंट। जैसे उस केस में एफ हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज किया था, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये एलवी एक हमने कांस्टेंट यूज कर दिया। अच्छा लगता है इसको ऐसे लिख दें, एमएलवी। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला वही आ गया, Q इक्वल टू एमएलवी। और ये एलवी जो है ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे। बाकी सब वही है बच्चों। ऐसा यूनिट हो गया जूल पर केजी, ठीक है। सीजीएस आपका हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम्स। किसके लिए याद रखना जरूरी है? कम से कम, जैसा कि मैंने वाटर का कहा, हमेशा आप याद रखा करो। तो वाटर के लिए एलवी का जो वैल्यू होता है, ध्यान से देख लो, सीजीएस में याद रखो, उसमें तो कन्वर्ट कर ही लोगे। ध्यान से देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर आप किसी वाटर को, 1 ग्राम के वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यू हैव टू सप्लाई दिस। कितना? 540 कैलोरी। अगर इतना सप्लाई करोगे तो कोई भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के लिए। बाकी अलग सब्सटेंस के लिए अलग होगा। तो इसके लिए एलवी का वैल्यू ये। ठीक, इसका उल्टा भी यही बोलेंगे, अगर स्टीम से इतना ही हीट अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और ये भी याद रखेंगे कि दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन, मतलब न्यूमेरिकल में और बाकी कॉन्सेप्ट्स में, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। तो अगला क्लास इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।